कैसे हैं आप? ठीक हैं? खौफनाक चुड़ैल की किस्त नंबर 26 पार्ट 26 पेशे हिदमत है। इसके बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। बल्किस बेगम कैसे बोल रहा हूँ मैं उसको? वो मेरा प्यार थी, मेरी चाहत थी, बेइंतहा प्यार करती थी मुझसे। वो हाथ से बढ़कर प्यार करती थी। उसने महसूस किया, उसने देखा कि मुझे तुम्हारा जिस्म अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा जिस्म, सेहतमंद। वैसा ही उसने कर लिया। अपने करीब रखना चाहती थी, मुझे अपने पास ही रखना चाहती थी। नहीं चाहती थी कि मैं किसी और के करीब जाऊं, किसी और के पहलू में जाऊं। नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए, क्या कुछ नहीं किया। ये मकान, ये जो अब गिरे हुए मकान है, उसी ने बनाए हैं। वही पैसा लाई थी, वही दौलत लेके आई थी। वरना कहाँ थी तुम्हारे पास, या मेरे पास कहाँ थी? कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरी खुशी के लिए हर काम वो करती रही, हर काम करती रही। लेकिन इस खबीस बूढ़े ने मार दिया उसको, जिला दिया उसको। मेरे सामने ही चलती रही, फरियाद करती रही, जिंदगी की भीख मांगती रही। कुछ नहीं कर पाया था मैं उसको, कुछ भी नहीं कर पाया था उसके लिए। सब कुछ मंजर देखता रहा। हाँ, ये किया था उसके दुश्मन को, जिसने उसकी जान ली थी। हमेशा के लिए उसको भी बस मौत दे दी है। काले इलम वाला जादू, जादू। हबीस इंसान था वो, मार डाला उसको। मेरी बात ने गहरा असर किया था। बल्किस बेगम को सोचों में डाल दिया था। सही कहा था उसने, सजा सही किया तो कहा तुमने। बहुत कुछ किया है उसने, बहुत कुछ किया है। मान लिया कि नई जिंदगी दी, तुम्हें जिंदगी दी, मुझे नई जिंदगी दी। कच्चे मकानों से निकाल के कोठियों में ले आई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है सजाद मरने वालों के साथ मरना नहीं जाता। जीना सीखो। देखो, मैं भी अकेली रह गई हूं, मेरे भी भाई नहीं है, माँ बाप नहीं है। यहाँ ही मरे हैं ना। कुछ तुम्हारे बेटे के हाथों मरे, कुछ मकान के तले दब के मरे, मलबे तले मर तो गए। लेकिन बोलना पड़ता है, यह जमाइश है। एक और होकर चलना चाहिए, हमें एक होकर चलना चाहिए। नए सिलसिले से जिंदगी का आगाज करना चाहिए। और देखो सुजात, अब वादा करो, किसी भी चिड़ेल को, किसी भी जीन बोत को अपनी जिंदगी में नहीं लाओगे। ठीक है, ये दौलत देके गई है, मालदार करके गई है, सब कुछ देके गई है। लेकिन इंसान तो ना थी। इंसानों का खून पीने वाली थी, खून चूसने वाली थी, उनका गोश्त खाने वाली थी। तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूं उसके बारे में। एक एक लम्हा, एक एक पल हमारे सामने है। और वही उसका बेटा, देखा कैसे बुरे चाल चलन लेके आया था। अपनी मां से कई गुना बढ़कर था। 2 साल की एज में भी ऐसी हरकतें करती, ऐसी हरकतें की न तुम बर्दाश्त कर सकते थे, ना मैं बर्दाश्त कर सकता था। यहां तक कि तुमने कई बार उसको मारने की कोशिश की, कई बार मारने की कोशिश की। हालांकि तुम्हारा बेटा था,
लेकिन था तो वो गैर, किसी और मालूक से था। अच्छा किया मर गया वो, अच्छा हुआ मर गया। बिल्किस बेगम की बात सुन के गहरी सांस ली और कहा, ठीक है यार, जो होना था तो वो हो गया, जो मेरे ऊपर बीतनी थी बीत गई है। लेकिन मेरी बच्ची ने जाने कहाँ है, मेरी नूर जाने कहाँ है। वो तो ऐसी ना थी, पता नहीं किधर चली गई है, कहाँ चली गई है। देखो सजाद, वो भी उसी महलूक में थी, वो भी चुड़ैल की बेटी थी। अगर तुम्हारे ऊपर गई होती, इंसानी रूप उसने लिया होता, तो कभी गैप ना होती, कभी दूर ना होती। माँ की ताकतें ली, माँ का सभी कुछ उसने लिया और चली गई। यूं समझो सजाद कि चुड़ैल से तुम्हारा ये रूप, ये रिश्ता बस रास नहीं आया। ना मुझे रास आया, ना तुम्हें रास आया, ना उसको रास आया था, किसी को रास नहीं आया। सोचों में डाल दिया था, बिल्किस बेगम ने सोचों में डाल दिया था। तब मैंने उसको अपने गले से लगा लिया। उस मेरे गले से लगते ही वो बस चीख चीख के रोने लगी थी, लिपट गई थी मुझसे। शुक्र है यार, शुक्र है सजाद, तुमने मुझे अपना समझ लिया, तुमने अपना समझ लिया, मेरी बातों को सोच लिया, मेरी एक एक बात को सोच लिया। हाँ हाँ, बिल्किस बेगम, जिंदगी तो गुजारनी है हमने, एक साथ जिंदगी तो गुजारनी है। कुछ भी हो जाए, रहना तो एक साथ ही है। मैं इन गिरे हुए मकानों को बनाऊंगा, दोबारा इन्हीं बुनियादों पर वैसे ही कोठियां बनाऊंगा जैसे पहले थी। अच्छा लगा याद, अच्छा लगा तुम्हारी यह बात। ऐसा ही करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी भाभियां तुम्हारे साथ हैं। और देखो भाभियों की क्या हालत है, उनके सामने ही उनके हामदों को खत्म किया गया। किसी को नहीं छोड़ा, तुम्हारे बेटे ने किसी को नहीं छोड़ा। किससे शिकवा करें, किससे कहें, वो बात देखती रहती हैं, ना बोलती हैं, ना बात करती हैं, दिखती रहती हैं। हमें चाहिए यार उनका साथ देना। वो कहाँ जाए अब, कोई भी नहीं है उनका आगे पीछे, कोई भी नहीं है। हमें साथ देना चाहिए उनका। हाँ, क्यों नहीं, जरूर साथ देना चाहिए, जरूर साथ देना चाहिए। तब मैं उसको नुसरत बेगम के पास चला गया था, बल्किस बेगम को साथ लिए उसके पास गया। वो घुटनों में सर दिए हुए शायद रो रही थी, शायद अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी, अपने हामद की जुदाई के बारे में शायद सोच रही थी। बल्किस के बुलाने पर उसने एक तरफ नजर उठाकर देखा था, चेहरा उठाकर देखा, आंखें बिकी हुई थी, आंसुओं से बिकी हुई आंखें गहरी नजरों से बल्किस बेगम पे डाली, मुझ पे डाली। तब मुझसे बोली, सजाद, लुट गई हूं यार, तबाह हो गई हूं, बिल्कुल उजड़ गई हूं, कोई साथी नहीं रहा मेरा, कोई अपना नहीं रहा।
न वालदा रहे, न बहन भाई थे, और फिर अपने हामद के साथ एक रिश्ता था, वो भी ख़त्म हो गया, वो भी चला गया छोड़ के। देखो नुसरत बेगम, बहुत बड़ी आफत थी जो आई थी, बहुत बड़ी आफत थी। यूँ समझे कि बहुत बड़ा तूफान था जो हो गुजरा है, जिसने सभी कुछ तबाह कर दिया है, सभी कुछ तबाह कर दिया है। और बल्कीस बेगम के कहने पर हमें ज़िंदगी की तरफ चलना पड़ेगा, ज़िंदगी की तरफ चलना पड़ेगा। मेरा साथ देना तुम भी, जैसा बल्कीस बेगम देगी साथ, तुम भी साथ देना, और इंशाल्लाह इस घर की खुशियां दोबारा लौट के आएंगी। मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तन्हाई का सांस नहीं होने दूंगा। आंखों में चमक आ गई थी उसकी, मेरी बातों ने उसकी शायद हौसला बढ़ा दिया था। तब मैं इशरत बेगम के पास गया, उससे भी ऐसी बातें की जैसे नुसरत से की थी, हौसला दिया था उसको भी, तसल्ली दी थी। बोली थी, कहने लगी थी, हाँ तूफान था एक जो खूब बीत गया है, तबाह कर गया है जिंदगियों को, छीन के ले गया है सभी कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी मरने वालों के साथ मर जाएं। हमें जीना है, जब तक जिंदगी है जीना तो है, चाहे अच्छे हालात में जिए चाहे बुरे हालात में जिए, जीना तो है। रहना भी इधर ही मैंने, मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। जो ठिकाना था अपना, कहाँ जा क्या करूँगी वहाँ जाके, क्या बताऊँगी लोगों को कि मेरे हामद को जिन्नात ने मार दिया है। हर हंसा बसा गुराना बर्बाद हो गया है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी वापस, जहाँ बल्कीस बेगम रहेगी मैं भी पास रहूँगी, जैसा तुम लोग खाओगे मैं भी खा लूँगी। यही मैं चाहता हूँ, मैंने क्या दिया था, यही मैं चाहता हूँ, ऐसा ही चाहता हूँ। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अच्छा मिलेगा खाना, हर चीज़ मिलेगी, मैं मेहनत करूँगा, दिन रात मेरा मेहनत करूँगा, मेरी अपने खेत हैं, फसलें हैं, दिन रात मेहनत करूँगा। तसलियाँ दे दी थी सभी को, सबसे बढ़कर उस काले वाले इलम वाले के उस जादूगर से। उसकी मौत के बाद हर तरफ हरियाली आ गई थी, सूखे ज़रात हरे भरे होने लगे थे, झाड़ियाँ सबज पत्ते उगाने लगी थी, खुशक घास बस सबज होने लगी थी। ये मंजर नहायत हसीनो जमील था, जो कभी सोचा भी ना था कि इस वीराने में कभी हरियाली नहीं आएगी, कभी हरियाली नहीं आएगी। आ गई थी, आ गई थी। और ये तो बात शो हो गई थी, ये बात तो शो हो गई थी कब इस वीराने में, इस पक्की जगह में किसी जिन्नात का बसेरा नहीं है, किसी भी जिन्नात का बसेरा नहीं है। बस अब खौफ ख़त्म हो गया था मेरा, बल्कीस बेगम का खौफ ख़त्म हो गया था, बल्कि सभी का खौफ ख़त्म कर दिया था। मकानों की तमीर का सिलसिला शुरू कर दिया मैंने। तीनों तीनों औरतों ने मिलकर मेरा साथ दिया था, खुद ही मजदूरी करती हैं,
खाना भी पकाती, काम भी घर के करती और मजदूरी भी मेरे साथ करती। एक कमरा तैयार किया, 2 कमरे तैयार किए। एक माह में तकरीबन सारे मकाम तैयार हो गए थे, छतें रह गई थी। ये काम मुश्किल था। जरिया मैं खरीदना नहीं चाहता था, वो इस्तेमाल करना चाहता था जो बस जमा हुआ था, सीमेंट के बीच में जुड़ा हुआ था। बहुत मेहनत वाला काम था जो मैं करता रहा, कामयाब हो गया था। तमाम सरिया निकाल लिया था, एक एक करके निकालता गया, और उन तीनों ने मेरा साथ दिया था इस काम में भी। हालांकि मैं रोकता था कि ये मेरे मर्दों वाले काम हैं, मर्दों वाले काम हैं। बल्कि इस बेगम की एक ही बात होती थी कि हम मर्द बन के दिखाएंगे, तुम्हारा साथ देती जाएंगी और साथ ही देती जाएंगी। ऐसे कर रही थी। बल्कि इस बेगम की इंतहा की खुशी की इंतहा उस वक्त में आ जाती जब मैं उसके करीब में जाता था और मैं नया रूप देकर, जिसम में निखार देकर वो आशीष कर उठती थी, आशीष कर उठती। और यही चाहती थी कि सजाद एक ही दुआ है मेरी, एक ही दुआ, कभी कमज़ोर मत पड़ना, कभी कमज़ोर मत पड़ना। नहीं पढ़ूंगा कमज़ोर यार। ये ताकतें दी हुई हैं उस चुड़ैल ने दी हुई हैं, ये हुस्न उसी का दिया हुआ है, ये जिस्म उसी का दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा निखार उसने दिया हुआ है। और उसने मुझे कहा था कि सजाद साहब, जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारी ताकतों में कमी नहीं आएगी, तुम्हारे हुस्न में कमी नहीं आएगी, तुम्हारी जवानी में कमी नहीं आएगी। दिन ब दिन ऐसे जवान होते जाओगे कि देखने वाले सिर्फ देखते रह जाएंगे। और बल्किस बेगम, मैं खुल खिला के बात कर दूँ, ये अपनी भाभियों से बात कर देना। इज्जत पूरी होते मैं इनको बनाना चाहता हूँ, इसी घर में रखना चाहता हूँ, अपने करीब रखना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ। इनसे इनकी मर्जी पूछ लो, अगर इनकी सोच सही है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर ये मेरे करीब हो जाएंगी, अगर नहीं तो मैं कभी रुकावट नहीं डालूंगा, कभी मना नहीं करूंगा कि जिससे चाहे शादी कर ले, जिसके पास जाना चाहे चाहे। मेरी इस बात पे बिल्किस बेगम खुश भी हुई थी और परेशान भी हो गई। खुश इस बात पे थी कि उनके लिए, मेरे लिए अंदर दर्द है। उनकी जिंदगी को देखे मेरे अंदर ऐसी तड़प है। परेशान इसलिए हुई थी वो कि शायद मैं बैठ जाऊं बीच में, मेरी रातें उनके साथ गुजरेंगी। फिर बोली थी, सजाद तुम्हारी सोच अच्छी है, होना चाहिए ऐसा यार। मेरी अपनी है, मेरे खानदान की है, मेरे चाचू की, मामू की बेटी है, एक चाचू की है, एक मामू की है, होना चाहिए ऐसा। मैं पता करती हूँ उनके दिलों का, पूछ लेती हूँ। अगर वो यहाँ रहना चाहती हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, तो क्या एतराज़ होगा उनकी। बल्कि इस बेगम तुम नहीं पूछना, मैं खुद ही बात करूँगा, खुद ही बात करूँगा, ताकि तसल्ली हो जाए मुझे कि वो क्या चाहती हैं। और उसका यकीन था कि नुसरत बेगम तो कभी निकार नहीं करेगी, वो तो कभी भी निकार नहीं करेगी। हाँ, इशरत बेगम के बारे में शायद वो इनकार करते, क्योंकि वो इसके करीब नहीं हुई थी। नुसरत उसके करीब हो गई थी, वो करीब इसकी नहीं हुई थी।
तो फिर से पूछ लिया था नुसरत से कि नुसरत नुसरत भाभी मेरे ये ख्याल आता है, ये सोचे हैं, तुम इसके बारे में क्या कहती हो? वो हंसी थी, मुस्कुराई थी। सजाद, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशी होगी, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशी होगी। फख्र महसूस करूंगी अपने आप पर। अगर तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लोगे तो फख्र महसूस करूंगी। यकीनी तौर पे इशरत बेगम भी फख्र महसूस करेगी, इनकार नहीं करेगी। वो मेरी बात हुई थी उससे, कहती अब जो कुछ करना है सजाद नहीं करना है, यहाँ रखना चाहता है यहाँ रखे, किसी और के पास भेजना चाहता है ये भी उसकी मर्जी होगी, लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिश है कि वो कहीं जाना नहीं चाहती, कहीं यहाँ जाना नहीं चाहती। यहाँ तो ये यहाँ जाना चाहती है। नुसरत बेगम ने आधी से ज़्यादा तसल्ली दे दी थी, मसला हल कर दिया था। तुम आप सोचें जो उसने सोची थी, नुसरत बेगम की बातों पर यकीन हो गया था कि इशरत कहीं बाहर नहीं जाएगी। तब उसने इशरत से बात कर ली थी, उसे कहा था कि ये मैंने सोचा है, ये सोच रखता हूँ। गहरी सांस ली थी उसने, कहने लगी देखो सजाद, जो चाहे कर लेना, मैं रुकूंगी नहीं है, लेकिन एक बात को याद रखना, मुझे मज़ीद दुख ना देना, मज़ीद तकलीफ ना देना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर गई हूं। मैंने कहा आप ऐसा कभी नहीं सोचना, ऐसा कभी नहीं सोचना। मुतमईन हो गया था मैं, सभी की राय जान ली थी, सभी की राय जान ली थी, और बल्किस बेगम को सभी कुछ बता दिया था कि किसी को इतराज़ नहीं है, किसी को इतराज़ नहीं है। कहने लगी अगर उनको इतराज़ नहीं तो मैं कौन हूँ इतराज़ करने वाली। ठीक है, करो उनसे निकाह, बना लो उनको बीवियाँ, ले आओ उनको अपनी ज़िंदगी में। हाँ ऐसा ही करूँगा, बस इद्दत पूरी होने दो, उसके बाद करता हूँ कुछ। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? आपने राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।